छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ रहे थे। जन्म होता है 20 अप्रैल, कब होता है? 20 अप्रैल 1627 ईस्वी को, ठीक है। 20 अप्रैल 1627 को जन्म होता है और इनका मृत्यु कब हो जाता है? 1680 ईस्वी में। अंतिम इनका जो अभियान होता है वो कौन सा अभियान होता है? कर्नाटक अभियान 1679 ईस्वी में। कितना? 1679 ईस्वी में, ठीक है। घटना तुमको शिवाजी के बारे में सब पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? A to Z तुमको पढ़ा दिए। उसके बाद देखो, जब 1680 में इनका मृत्यु हो जाता है तो वहां पे उत्तराधिकारी का लड़ाई होता है। क्या होता है? अब ये लड़ाई क्यों होता है भाई? शिवाजी का जो वंशज होगा उसको उत्तराधिकारी बना देना चाहिए, लेकिन एक वो वंश रहेगा तब ना। कहने का मतलब है उनकी एक वाइफ नहीं थी, वाइफ अनेकों थी, मतलब 8 वो वाइफ ऐसे नॉर्मली बोला जाता है। उसमें से 2 वाइफ जो थी राजनीतिक रूप से बहुत ही सक्रिय थी। क्या थी बाबू? हाँ, ध्यान यही होना चाहिए, राजनीतिक रूप से बहुत सक्रिय। हम यहाँ पे देखते हैं उत्तराधिकारी, क्या देखते हैं? आज हम लोग उत्तराधिकारी ही देखने वाले हैं, ठीक है। उत्तराधिकारी में भी तुमको पेशवा तक पढ़ा दिए थे, है ना, इसलिए पेशवा वाला क्विक रिवीजन करेंगे, इसलिए तुम लोग को एकदम बने हुए रहना है। चलो, उत्तराधिकारी में जब हम लोग देखते हैं तो 2 नाम आता है। एक आता है साई बाई, क्या आता है? हाँ, और एक आता है सोयरा बाई, सोयरा बाई, ठीक है। ये दो नाम कौन है भाई? ये दोनों छत्रपति शिवाजी की वाइफ है, जो कि राजनीतिक रूप से बहुत ही सक्रिय थी। कोई दिक्कत? हाँ, समझना, साई बाई और सोयरा बाई, ठीक है। अब देखो, साई बाई का जो पुत्र था नाम था संभाजी। क्या नाम था? संभाजी। कोई दिक्कत? और सोयरा बाई का जो पुत्र था नाम था राजा राम। कोई दिक्कत? अब एक चीज और देखो, संभाजी का पुत्र का नाम साहू जी। क्या नाम है? साहू जी। जब हम बात करते हैं राजा राम का पुत्र का नाम, तो यह शिवाजी, शिवाजी द्वितीय। कोई दिक्कत है? ये शिवाजी और ये शिवाजी दोनों एक ही नहीं है, ये दादाजी हैं और ये क्या है? पोता है ना। जितना रील देखा है सब हाफ हाफ के, अब ये निकालिए लो, है ना। तो बढ़िया ध्यान दो क्लास पे। साई बाई पुत्र का नाम संभाजी, संभाजी का पुत्र का नाम साहू जी, सोयरा बाई पुत्र का नाम, उसका पुत्र का नाम शिवाजी द्वितीय, ठीक है, शिवाजी द्वितीय। अब यहाँ क्या होता? उत्तराधिकारी का लड़ाई। ये चाह रही थी कि राजा राम गद्दी पर बैठ जाए। छत्रपति क्या है? एक गद्दी है, एक पोस्ट है। क्या है? एक गद्दी है, एक पोस्ट है, एक उपाधि है। समझ में आ रहा? मतलब जैसे अभी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति होता है ना, तो उसी तरह वहां पे छत्रपति के जगह जैसे राष्ट्रपति, वहां छत्रपति। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत? अब पेशवा जैसे है समझो प्रधानमंत्री, है ना। अभी समझो यहाँ भी पेशवा नहीं है, अभी हम लोग छत्रपति पढ़ेंगे। क्या पढ़ रहे हैं? छत्रपति। कि छत्रपति का पोस्ट पर कौन बैठेगा, है ना, वो ध्यान दो। सोयरा बाई चाहती थी कि कौन बैठे गद्दी पर? कौन बैठे गद्दी पर? और साई बाई चाहती थी संभाजी। समझ में आ रहा है ना? तो इसी कंडीशन में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा था। अंततः गद्दी पर कौन बैठ जाते हैं? संभाजी, ठीक है। संभाजी जब गद्दी पर बैठते हैं, थोड़ा सा भारत का मैप लेते हैं, ठीक है। देखो, चलो समझने के लिए भारत ठीक है। ये वाला एरिया महाराष्ट्र वाला है कि नहीं? यहाँ दिल्ली वाला लोकेशन है ना। यहाँ दिल्ली में गद्दी पर बैठा हुआ था औरंगजेब। क्या बैठा हुआ था? औरंगजेब। यहाँ पे नाम लिखते हैं, दिल्ली का गद्दी पर कौन था? औरंगजेब था, ठीक है, औरंगजेब। अब समझो, जब संभाजी गद्दी पर बैठते हैं ना, तो औरंगजेब का एक बेटा था अकबर द्वितीय। क्या नाम था? क्या नाम था? एकदम ये टर्न में हमारे तक पहुंचना चाहिए। औरंगजेब का बेटा का नाम, वो औरंगजेब का विद्रोही बेटा था, मतलब इसके साथ अपना बाप के साथ ही बगावत किया था। और औरंगजेब अपने आप में बहुत क्रूर शासक था, पहले से भी पता है। वो अपना बेटा को भी नहीं बख्शा। एकदम 16 mm का सरिया समझती हो? जो सरिया तुम लोग पहनती हो नहीं, सरिया का मतलब रॉड, हाँ, आयरन वाला रॉड, ठीक है, छड़, समझती हो ना। एकदम उसको बढ़िया से गर्म किया और दोनों अफिया में क्या किया? घोंप दिया। किसका? अकबर द्वितीय का। समझो क्यों? क्योंकि अकबर द्वितीय बगावत कर गया था किसके साथ? औरंगजेब के साथ। इवन औरंगजेब उसका बाप था, लेकिन औरंगजेब अपना बेटा को भी नहीं बख्शा, है ना। अकबर द्वितीय जब बगावत किया था तो भाग के ना संभाजी के ही शरण में आ गया था। कहाँ? संभाजी के शरण में ही आ गया था। और औरंगजेब को ना मराठा साम्राज्य से पहले से अलग खुन्नस था। क्यों? कि शिवाजी को
वो बहुत बार हराने का कोशिश किया, लेकिन एक बार भी हरा नहीं पाया और शिवाजी बार बार उसको परेशान करते रहे। ठीक है, और उसी का भड़ास निकालने के लिए जब इसका बेटा वहां पे शरण लेने के लिए आया था तो पूरा संभाजी को ही घेर लिया था। कौन? औरंगजेब। ठीक है, और घेर के पहले तो अपना बेटवा को निपटाया, किसको? अकबर द्वितीय को। ठीक है, किसको निपटाया? अकबर द्वितीय को निपटा दिया। ठीक है, उसके बाद संभाजी को खुले चौक चौराहे पर ही एकदम मार के उसका चमड़ी निकाल के भूसा भर के टांग दिया, और तब से ही ये लोकोक्ति चालू हो गया, मार के चमड़ी में क्या कर देंगे? भूसा भर देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो इनका हत्या कर देता है औरंगजेब। किनका? संभाजी का। ठीक है, और जो साहू जी महाराज है इसको बंदी बना लेता है, कैदी कर लेता है। क्या करता है? हाँ, बंदी बना लेता है। ध्यान एकदम वहां एकदम नहीं होना चाहिए। इनको क्या करता है? वो बंदी बना लेता है। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत? किनको? साहू जी को। ठीक है, साहू जी को कैद करके लेके चला जाता है दिल्ली। ठीक है, अब समझो, अब तो ये वाला सुफला हो गया साफ। भाई इधर साईं बाई में संभाजी और कौन था? साहू जी। इसके अलावा और कोई था? नहीं। अब इसका रास्ता हो गया साफ। गद्दी पर कौन बैठ गया? राजा राम। छत्रपति कौन बन गया? पहले छत्रपति संभाजी हुआ, शिवाजी के बाद संभाजी, फिर अब कौन? राजा राम। राजा राम का होता है आकस्मिक निधन। क्या होता है? निधन का मतलब निर्धन मत समझना, बिना धन का नहीं। निधन का मतलब मोह माया से मुक्ति। समझ में आ रहा है ना? इनका आकस्मिक निधन होता है। और ये जो बच्चा है, बच्चा इसलिए बोल रहे हैं कि इस शिवाजी द्वितीय का उम्र बहुत कम रहता है, इसीलिए इसको अल्प आयु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्प आयु। ठीक है, अल्प आयु का मतलब होता है कम उम्र का। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अब इसी को गद्दी पर बैठना है छत्रपति का, लेकिन इसमें उतना क्षमता नहीं है कि पूरा मराठा साम्राज्य को चलाए। तो इसी की जो शिवाजी द्वितीय हैं, इनके माता का नाम आता है ताराबाई। क्या रहता है? ताराबाई। ठीक है, ताराबाई के संरक्षण में ये अपना शासन प्रशासन को चला रहा होता है। ठीक है, ताराबाई क्या बन जाती है भाई साहब? तो ताराबाई शिवाजी द्वितीय की संरक्षिका बन जाती है। कहीं कोई दिक्कत? संरक्षिका का मतलब कि जो भी अच्छा खराब डिसीजन होगा, गद्दी पर तो ये बैठे रहेंगे, लेकिन संभालेगी कौन? ताराबाई। कोई दिक्कत? सारा डिसीजन कौन लेगी? ताराबाई। ये कार्यक्रम चल रहा था, है ना? ये कार्यक्रम चलते चलते अभी क्या हो रहा है कि औरंगजेब का हो जाता है मृत्यु 1707 ईस्वी में। कब होता है? औरंगजेब का मृत्यु कब होता है भाई साहब? 1707। जब इसका मृत्यु हो जाता है तो इसी का एक बूढ़ा बेटा, कौन बेटा? बूढ़ा बेटा, नाम है बहादुर शाह। क्या नाम है? बहादुर शाह। समझ में आ रहा है? उसका बचपन का नाम मुअज्जम। क्या नाम था? बचपन का नाम मुअज्जम। उसको शाह ए बेखबर बोला गया था। क्या बोला गया? तुमसे अगर सवाल पूछा जाए कि किस मुगल बादशाह को शाह ए बेखबर बोला जाता है, तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? बहादुर शाह। क्या बोलेंगे? जोर से बोलो, बहादुर शाह। ठीक है, बचपन का नाम मुअज्जम। कोई दिक्कत? अब गद्दी पर यहाँ कौन बैठता है? मुअज्जम। उसका उम्र कितना होता है? 63 साल। कितना साल? 63 साल। सबसे उम्रदराज व्यक्ति जो मुगल बादशाह बनता है, नाम है बहादुर शाह। क्यों? क्योंकि औरंगजेब अपना जीते जी में किसी को बादशाह बनने का सपना भी नहीं देखने दिया। देखो, उसका बेटवा देखा था अकबर द्वितीय, तो उसका सपना सपने रह गया, बेटवे को निपटा दिया। कहीं को दिक्कत है? हाँ, तो ये घटना अभी चल रहा है। अब यहाँ गद्दी पर कौन बैठेगा भाई साहब? तो यहाँ लिख देते हैं बहादुर शाह। क्या लिखेंगे? बहादुर शाह। ये था नाम कि इसका क्या है? बहादुर शाह। लेकिन एक्चुअली में ये बहादुर नहीं, ये अपने आप को बुद्धिमान समझता था। क्या समझता था? बुद्धिमान। इसको लगता था ना कि मेरा तो पुराना दुश्मनी चल रहा है, किसके साथ? मराठा के साथ। तो हम क्यों ना अपना दुश्मनी निभाने के लिए ये जो शिवाजी है, इसको हम क्यों मारें? आराम से ये काम करते हैं। ये तो मेरे पास बंदी के रूप में पड़ा हुआ है, ये है, इसी को छोड़ देते हैं, ये जाके अपने निपटा देगा, है ना? एक तीर से दो निशाना हो जाएगा। बिना लड़ले मेरा मराठा का जो दुश्मन है वो खत्म हो जाएगा। बस ये क्या किया? साहू जी को छोड़ दिया। क्या किया? साहू जी को छोड़ दिया। और इसके प्लान के अकॉर्डिंग काम हुआ। भाई इसको छोड़ा, ये निकले और इसका हत्या कर दिए। क्या कर दिए? हत्या कर दिए। और गद्दी पर अब कौन बैठ जाएंगे? साहू जी। साहू जी गद्दी पर बैठ जाएंगे। और यही साहू जी जो है कि क्या बोले कि अपने अधीनस्थ एक ऐसा व्यक्ति, हमको एक योग्य व्यक्ति चाहिए जो पूरा मराठा साम्राज्य का प्रशासन को संभाल सके। ठीक है, शासन प्रशासन को संभाल सके। ठीक है, तो साहू जी ही वहां पे एक पोस्ट का गठन किए। नाम था पोस्ट का पेशवा। क्या नाम था? पेशवा। और इनके समय में ही पेशवा पद का
शुरुआत किया गया। ठीक है, तो तुमसे अगर सवाल पूछा जाएगा कि मराठा साम्राज्य का अंतिम छत्रपति कौन थे? कौन थे? जोर से बोलो, कौन थे? हाँ, वेरी गुड, अंतिम छत्रपति साहू जी थे। कोई दिक्कत? अब साहू जी के बाद गद्दी पर कौन बैठता है? पेशवा। देखो अंतिम इसलिए पढ़ा रहे हैं कि जब हम तुमको पेशवा पढ़ाएंगे ना, तो जब हम पढ़ाएंगे बालाजी बाजीराव के बारे में, किसके बारे में? बालाजी बाजीराव के बारे में। जो वो पेशवा होता है वो क्या करता है, जब इनकी मृत्यु होता है ना, तो इनकी मृत्यु के बाद इनका बेटा को छत्रपति बनने नहीं देता है। उनको एक संधि है, समझौता है। वो समझौता क्या होता है? संगोला का समझौता। क्या होता है? संगोला का समझौता पर हस्ताक्षर करवा के ये छत्रपति का पद को ही समाप्त कर देता है। ठीक है, तो ये आगे पढ़ाएंगे, इसलिए तुमको पहले ही बता दे रहे हैं कि साहू जी जो है अंतिम छत्रपति हैं। क्या है? हाँ, वेरी गुड। ठीक है, तो अब छत्रपति के बाद यहां से कौन सा पद शुरू हो रहा है भाई? पेशवा का पद। ठीक है, पेशवा। अब पेशवा, यहाँ पहला पेशवा कौन बनेगा? तो पहला पेशवा बनेगा बालाजी विश्वनाथ। क्या बनेगा? विश्वनाथ। नाम तो लग रहा है धाकड़ टाइप का। अब वास्तविक में देखो, पेशवा का मतलब योग्य, कर्मठ, माने समर्पित किसके प्रति? मराठा के प्रति, है ना। और ये वास्तविक में बहुत ही योग्य व्यक्ति थे, बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे और बहुत ही बहादुर भी थे। ठीक है, ये अपना योग्यता के बल पर ये क्या किए, ये यहाँ से निकले और चल गए दिल्ली। कहाँ चले गए? दिल्ली। और दिल्ली में गद्दी पर बैठ गया। देखो, बहादुर शाह के बाद गद्दी पर बैठता है जहांदार शाह। कौन बैठता है? जहांदार शाह। और जहांदार शाह का हत्या करवा देता है फर्रुखसियर। कौन करवाता है? फर्रुखसियर। वो सैयद बंधु के मदद से जहांदार शाह का हत्या करवा देता है। कौन? फर्रुखसियर। ठीक है, इसीलिए सैयद बंधु को नृप निर्माता बोला जाता है। नृप निर्माता का मतलब किंग मेकर। क्या होता है? किंग मेकर, मतलब राजा को बनाने वाला। सैयद बंधु जो था वो जहांदार शाह का हत्या करता है और गद्दी पर कौन किसको बैठाता है? फर्रुखसियर को। ठीक है, तो तुमसे पूछा जाएगा कि नृप निर्माता किसको कहते हैं, तो क्या बोलेंगे? सैयद बंधु को कहते हैं। कोई दिक्कत है? सैयद बंधु के मदद से ही फर्रुखसियर यहाँ पे गद्दी पर बैठ जाता है और फर्रुखसियर को घृणित कायर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जोर से बोलो, घृणित। हाँ, वेरी गुड, घृणित कायर बोला जाता है। किसको? फर्रुखसियर को। ठीक है, फर्रुखसियर क्या करता है, ये फर्रुखसियर जब बीमार पड़ जाता है ना, तो उसका इलाज करने के लिए वो अंग्रेज आता है हैमिल्टन। क्या आता है? हैमिल्टन। और उसका इलाज जब करता है, वो जो तुम नहीं पता चिकन पॉक्स टाइप का जो बीमारी होता है, चेचक, है ना, तो चेचक बीमारी से ग्रसित होता है फर्रुखसियर और उसी का इलाज करने के लिए आता है हैमिल्टन। कौन आता है? हैमिल्टन। और इलाज करता है, वो स्वस्थ हो जाता है। तो स्वस्थ होने के बाद खुशी में बोलता है कि बोलो तुमको क्या चाहिए? तो बोला कि हमको व्यापार का अधिकार चाहिए। वो बोला व्यापार का अधिकार तो जहांगीर 1608 और 1615 में दे दिया था। आपका थॉमस रो और कैप्टन हॉकिंस आए थे। बोला हाँ, व्यापार का अधिकार उसको मिला था, लेकिन लिखित में नहीं मिला था। आपका जो परदादा आया था ना, नाम था औरंगजेब। क्या आया था? औरंगजेब। वो हम लोग को मार मार के भगा रहा था बंगाल वाला क्षेत्र में। मतलब औरंगजेब अंग्रेजवा ब्रिटिशवा को बंगाल के क्षेत्र में बहुत दौड़ाया। समझ में आया? कोई दिक्कत है? तो आप एक काम कीजिए, हमको लिखित में अधिकार दीजिए, तब ना हम कहीं कुछ प्रमाण दिखा सकते हैं कि हमारे पास भी व्यापार करने का अधिकार है। तो ये अंग्रेज को लिखित में अधिकार दे दिया फर्रुखसियर। क्या दिया? फर्रुखसियर जो है, फर्रुखसियर किसको दिया लिखित में अधिकार? अंग्रेज को लिखित में अधिकार दे दिया कि तुम व्यापार कर सकते हो। कब? डेट था 1717 ईस्वी। कब था? हैमिल्टन को लिखित में भी अधिकार दिया। उस लिखित अधिकार को मैग्ना कार्टा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मैग्ना कार्टा। 1717 ईस्वी में लिखित में, ब्रिटिश को लिखित में दिया गया अधिकार फर्रुखसियर के द्वारा ही मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि उसके द्वारा दिया गया अधिकार को मैग्ना कार्टा कहते हैं। ठीक है, हमको कुछ भी लिखित में जो अधिकार होता है ना, उसको मैग्ना कार्टा बोला जाता है। क्या होता है? मैग्ना कार्टा। समझ में? अब वही काम बालाजी विश्वनाथ भी गए फर्रुखसियर के पास और मराठा साम्राज्य को एक लिखित में अधिकार लेके आए कि मराठा साम्राज्य एक स्वतंत्र राज्य है, स्वतंत्र देश है, जो भी है। ठीक है, उस पर मुगल का कोई भी अधिकार नहीं है। तो ये भी लिखित में अधिकार लेके आए, है ना। तो तुमसे पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा कि मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा किसने लाया? तो बालाजी विश्वनाथ ने लाया। कब लाए थे? ये भी लाए थे 1717 ईस्वी में। ठीक है, मुगल साम्राज्य का लिखित में अधिकार कौन लेके आए थे? बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, 1717 ईस्वी में जब ये लेके वापस पूना लौटे, ठीक है, पूना जब लौटे थे तो इनका भव्य स्वागत किया गया। ठीक है,
उसके बाद महज 3 साल के बाद 1720 ईस्वी में इनका क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। क्या होता है, मृत्यु हो जाता है। कोई दिक्कत है? देखो बालाजी विश्वनाथ बहुत योग्य व्यक्ति थे। एक चीज याद रखना कि ये लिखित में अधिकार लेके आए थे, लिखित में लेके आए थे कि मराठा जो साम्राज्य है एक स्वतंत्र प्रदेश है। कहीं कोई दिक्कत? उस पर मुगल का कोई भी अधिकार नहीं है। वो अधिकार लिख के कौन दिया था? फर्रुखसियार दिया था। कब दिया था? अब महज 3 साल बाद क्या होता है, इनका मृत्यु हो जाता है। जब इनका मृत्यु हो जाता है तो मराठा साम्राज्य के पास एक बहुत बड़ा विपदा आता है कि अब पेशवा का पद कौन संभालेगा। ठीक है, ये इसका बहुत बड़ा टेंशन होता है। और इनका जो बेटा था ना वो बहुत ही अभी उम्र का नहीं था, कम उम्र का व्यक्ति था, जवान यंग टाइप का व्यक्ति था। ठीक है, बहुत ज्यादा उम्रदराज नहीं था। तो भरे दरबार में भाई पेशवा का सिलेक्शन होना है ना। तो बहुत सारे लोग बैठे हुए थे जो अपना पेशवा का दावेदारी दे रहे थे कि नहीं पेशवा हम बनेंगे। ठीक है, वहां पे इनका भी नाम आया। इनका बोले तो बाजीराव प्रथम का नाम आया। किनका नाम आया? बाजीराव प्रथम का नाम आया कि भाई उससे बढ़िया योग्य व्यक्ति अभी दरबार में नहीं है। अब वास्तविक में जो बाजीराव प्रथम हैं जो मराठा साम्राज्य के लिए करके गए थे, आने वाला कोई भी उनके लिए वो चीज उसका भरपाई नहीं कर पाता। ठीक है, अब जब इनका नाम आउट हुआ तो बहुत सारे विरोधी विरोध भी करने लगे कि कम उम्र का बच्चा अभी खेलने कूदने का उम्र है कि क्या इनको शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान होगा, है ना। अब भाई शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान क्या होगा ये तो परीक्षा लेने के बाद ही पता चलेगा ना। टेस्ट लेके देख लो कि ज्ञान है कि नहीं है। और टेस्ट देने का अधिकार तो सबको है, अपना योग्यता साबित करने का अधिकार तो सबके पास है। तो यहीं पे अपना बाजीराव प्रथम, क्या बाजीराव प्रथम अपना भी योग्यता साबित करने के लिए दरबार में आ गए। क्या आ गए? दरबार में। किस चीज का योग्यता? तो शस्त्र और शास्त्र। शस्त्र और शास्त्र क्या होता है सर, बुझाता है? हाँ, अरे बुझाता है, जोर से बोलो हाँ या नहीं। उल्टे बोल दी। ठीक है, बहुत हद तक समझी, दिमाग लगाई। ठीक है, तो शस्त्र और शास्त्र। शास्त्र का मतलब होता है बुक और शस्त्र का मतलब होता है हथियार। थोड़ा सा उल्टा तुम बोली है ना, तो इस चीज को ध्यान दो बाबू। तुम देखो तो शस्त्र और शास्त्र का भी उसको परीक्षा देना था। अब वही देने के लिए दरबार में जुटा। जब दरबार में जुटा, ऐसा कहा जाता है कि मिट्टी का एगो ढेर कर दिया गया। क्या किया गया? मिट्टी का ढेर। और उसमें एगो मयूर का क्या किया गया? पंख को लगा दिया गया। ठीक है, अब बोला कि इसको एक तीर से 2 टुकड़ा करना है। क्या करना है? मयूर का पंख को बोला तीर का निशाना लगा के इसको क्या करना है? 2 टुकड़ा करना है। भाई बाजीराव भी लगाया निशाना। अब हमारा मिट्टी का ढेर में घुस गया तीर। जितना भी इसका विरोधी था सब खुश ताली बजाने लगा। क्यों? उसको लगा ना कि निशाना चुक गया। ठीक है, तो वही बोला कि देखिए क्या अपना योग्यता साबित करेगा। हो गया, विफल हो गया, एगो निशाना नहीं साध पाया। क्या इन मराठा साम्राज्य को, इतना विशाल साम्राज्य को संभालेगा? बोला हुजूर आप पहले देख लीजिए, वो ना साइज में कुछ छोटा लग रहा है। आप मिट्टी हटा के देखिए, आपको 2 टुकड़ा में मिलेगा। मिट्टी हटा के देखा 2 टुकड़ा में। अब टेंशन हो गया। अब वहां बोला कि ये तो मेरा था शस्त्र का परिचय, अब होगा मेरा शास्त्र का परिचय। और वापस लौटा और बोला मिट्टी हिंदुस्तान की। क्या बोला? मिट्टी हिंदुस्तान की। अब मयूर सिंहासन है मुगल सल्तनत। क्या है? मयूर सिंहासन है मुगल सल्तनत, जिसकी जड़ें हैं दिल्ली। और जड़ पर वार करने से अच्छे अच्छे पेड़ भी धाराशायी हो जाते हैं। मतलब ये बताया कि हम ना मयूर सिंहासन मतलब मुगल पर नहीं, मुगल का जड़ पर वार किए। कहाँ वार किए? मुगल का जड़ पर। अब जड़ को जब खोखला कर देंगे तो क्या वो पेड़ टिकेगा? नहीं टिकेगा। ये है मेरा किसका ज्ञान? ये मेरा है शास्त्र का ज्ञान। अब वास्तविक में वो अपना लॉजिकल जब प्रूफ किए तो लगा नहीं। खुश हो गया कौन? साहू जी महाराज खुश हो गया कि नहीं एकदम वास्तविक में अपना बाप के ऊपर ही इजार है। ठीक है, लेकिन ठीक है दरबार में तुम सब कुछ किया तो समझ में आ रहा है कि चलो ठीक है, दरबार में तुम घोषणा कर दिया, शस्त्र शास्त्र का परिचय दिया, लेकिन वास्तविक में धरातल पर भी तो उतारना पड़ेगा। चर्चा हो रहा था कि अब ये बोल रहे थे कि हम क्या करेंगे, अब जाएंगे आक्रमण करने कहाँ पे? दिल्ली, मुगल साम्राज्य। ठीक है, वहीं पे आक्रमण करेंगे। लेकिन इसके नीचे यहाँ था हैदराबाद का निजाम। क्या था? निजाम। इधर ये दिल्ली, इधर निजाम। जब ये इधर आक्रमण करने जाते हैं तो गारंटी रहता कि निजाम यहाँ पे सैनिक हमला करता है। क्यों? क्योंकि ये जो हैदराबाद हो गया, ये जो बंगाल हो गया, ये जो अवध हो गया, ये सब क्या है? मुगल का ही एक तरह से ब्रांच था। ठीक है, लेकिन मोहम्मद शाह रंगीला के समय में वो क्या हुआ? अपने आप को अलग किया था। ठीक है, लेकिन अधीनस्थ किसका था?
मुगल का ही अधीनस्थ था। अगर मुगल पर आक्रमण होगा तो ये लोग शांत नहीं बैठेगा। तो ये क्या किए, सबसे पहले गए निजाम के पास, ठीक है, कहाँ गए, निजाम के पास, एक दूसरे को पूरा एकदम बढ़िया से, माने नहीं होता ताना बाना मारना, है ना, ताना बाना मारे। उसके बाद निजाम को उसी के भाषा में जवाब देके उनके साथ एक समझौता करता है। क्या करता है, समझौता। उस समझौता का नाम आता है मुंशी शिवगांव की संधि। क्या रहता है, ठीक है। तो इनसे हम याद रखेंगे कौन सा संधि, मुंशी शिव, हाँ, गांव की संधि, ठीक है। किसके किसके बीच में होता है भाई साहब, तो ये होता है बाजीराव प्रथम और निजाम के बीच में, हैदराबाद का निजाम के बीच में। इस संधि में ऐसा बोला जाता है कि अगर ये अन्य किसी राज्य पर हमला करते हैं तो आप इसके ऊपर सैनिक कार्रवाई नहीं करेंगे। अगर सैनिक कार्रवाई करते हैं तो आपको भुगतान भुगतना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत है, परिणाम झेलना पड़ेगा। फिर क्या परिणाम होगा, निजाम समझे, निजाम निजाम नहीं, बिना गुठली का आम हो जाएगा। इस बात को एकदम ख्याल रखना है, ठीक है। जब ये समझौता करके गए साहू जी के पास तो बोले कि आप निसंदेह इनका जो कार्य करने का तरीका था, मतलब शस्त्र शास्त्र का तो ज्ञान का परिचय दे ही दिए, राजनीतिक रूप से भी जाके इसको मात दे के आ गए, समझौता करके आ गए कि अब ये सैनिक कार्रवाई नहीं करेगा। और बोले कि हम जाएंगे अब कहाँ पे, दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए। और मराठा साम्राज्य का आगे जब मुगल साम्राज्य ढह जाएगा तो मराठा साम्राज्य का विरोध करने वाला फिर इस भारत में कोई नहीं बचेगा, ठीक है। अब इनका काबिलियत पर मना साहू जी को पूरा भरोसा हो गया। क्या हो गया, साहू जी को पूरा भरोसा हो गया। अब निसंदेह आप एक योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं। क्या है, आप एक योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं और आपकी काबिलियत से हमें पूरा भरोसा है कि मराठा साम्राज्य का जो पताका है वो अटक से लेके कटक तक फैलेगा। कहां तक फैलेगा, अटक कहां है, कटक है उड़ीसा में और अटक कहां है, अफगानिस्तान में, ठीक है। तो कटक से लेके यहाँ कटक और यहाँ क्या है, अटक, कटक से लेके अटक तक फैलेगा। समझ में आ रहा है। इनका राजनीतिक सूझबूझ देख के साहू जी बोलते हैं कि निसंदेह आप एक योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं, है ना। आपका इरादा देख के हमें पूरा भरोसा है कि मराठा का जो पताका है वो कटक से लेके कहां तक फैलेगा, अटक तक फैलेगा। समझ में आ रहा है। अब वास्तविक में फैला भी दिया था। जब अटक तक का चढ़ाई हो गया था ना, तब यहाँ पे बैठा हुआ था कौन, अहमद शाह अब्दाली। कौन बैठा हुआ था, अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली को फिर लगने लगा कि अगर मराठा को नहीं रोकेंगे ना, क्या करेंगे, अगर मराठा को नहीं रोकेंगे तो मराठा पक्का हमारा कलेजा पर चढ़ के मूंग दर्द देगा, ठीक है। इसीलिए उसको लास्ट में आक्रमण भारत पर करना पड़ा, जो 1761 ईस्वी का पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। लेकिन वो युद्ध जाने से पहले अभी तुमको पहले इधर कन्विंस करते हैं, ठीक है, फिर हम युद्ध में लेके जाएंगे कि कब उसका युद्ध होता है, ठीक है। ये क्या किए, महज 500 घुड़सवार लेके, कितना, 500 घुड़सवार लेके आक्रमण कर दिए। कहां पे, दिल्ली पे। जिस समय बाजीराव प्रथम आक्रमण करते हैं उस समय दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा हुआ रहता है, मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। एक नंबर माने रंगीन मिजाज का आदमी। कैसा आदमी, रंगीन मिजाज का। उसको अगर कोई सेनापति आके बोलता है कि हुजूर आक्रमण हो गया है, बोला आक्रमण, लड़ो, आया बसंती तुम नाचो, ठीक है। अब मस्त एकदम लिटिल लिटिल मार रहा है, अब बढ़िया आपके साथ डांस देख रहा है। अब देखा कि नजदीक आ जाएगा तो जाके औरतियों में छुप छाप जाएगा, ठीक है। बाद में निकला क्या हुआ था, अरे क्या हुआ था, नरक करके चला गया, क्या हुआ था। तो ये क्या किए, बाजीराव प्रथम भी 1737 में, कब, ठीक है, आक्रमण करते हैं कहां पे, दिल्ली पे, ठीक है। आक्रमण करने के बाद वहां ढेर सारा संपत्ति भी लूटते हैं और मोहम्मद शाह रंगीला से एक समझौता भी करवाते हैं कि तुम अगर हमको टैक्स के रूप में, ठीक है, या साल में 50 लाख रुपया अगर देते हो तो तुमको हम बाहरी आक्रमण से क्या करेंगे, बचाएंगे, है ना। तो ये प्रॉमिस लेके आ गया कौन, बाजीराव प्रथम। मोहम्मद शाह रंगीला एक्टिव हो गया भाई, एकदम तैयार हो गया कि हाँ हमको करना है संधि। क्यों, उसको दुनियादारी से क्या मतलब है, पैसा का कोई कमी नहीं है ना। दिन भर उसको आर्केस्ट्रा देखना है, फालतू कोई आक्रमण करके आर्केस्ट्रा देखना उसको डिस्टर्ब करता है। बोला चलो ठीक है, हम 50 लाख का संधि देंगे, कोई विदेशी आक्रमण बाद बचाइएगा ना, बोला एक नंबर हम बचाएंगे, ठीक है। 1737 में लेके आता ही है संधि। 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण करता है नादिर शाह। क्या करता है, 1739 ईस्वी में दिल्ली पर नादिर शाह का आक्रमण होता है। किसका,
नादिर शाह का। नादिर शाह एक ईरान का व्यक्ति था, अब बहुत ही योग्य भी व्यक्ति था, ठीक है, बहुत बुद्धिमान भी था, इसीलिए उसको ईरान का और एशिया का नेपोलियन बोला जाता है, ठीक है। एशिया का नेपोलियन या ईरान का नेपोलियन किसको बोला जाता है? नादिर शाह को बोला जाता है। नादिर शाह आक्रमण कब करता है भाई? 1739 ईस्वी में जब आक्रमण करता है तो मोहम्मद शाह रंगीला एक ना बताया, बसंती तुम नाचो, कोई दिक्कत नहीं है, हमको बचाने के लिए कौन आएगा? बाजीराव प्रथम आएगा। कबूतर को बोला कि जाओ कबूतर जाओ, और वहां से बुला के लाओ, किसको लाओ? अब बाजीराव बोला ना 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 बाबा हम नहीं जाएंगे, ठीक है। ये क्या किए? जाने से मना कर दिए। अब जब जाने से मना कर दिए तो साहू जी को भी बुरा लगा कि पेशवा अपना जवान से कैसे मुकर सकता है, तुम जो प्रॉमिस करके आए हो उसको तो तुम्हें निभाना पड़ेगा। बोला है साहू जी आप परेशान मत होइए, यही मुगल है जो हमको मान्यता नहीं दे रहा था, है ना, उसका सीना पर जब तक दाल नहीं दर्राएगा मेरा आत्मा को ठंडक नहीं पहुंचेगा। ये मेरा षड्यंत्र था कि हम उसको निश्चित कर दिए, मुगल जितना कमजोर होगा मराठा उतना ही ताकतवर होगा। ये तो पूरा खुश हो गए, बारे बाबू तुम तो एक नंबर काम किया। ये बोला प्रॉमिस निभाएंगे एक के आदमी से, केवल बाजीराव मस्तानी से। किससे निभाएंगे? मस्तानी से। बाजीराव तो इसी का नाम है, इसकी वाली जो थी ना अवैध रूप से जिसको बिहार करके लेके आया था, नाम था मस्तानी। देखो ऐसा नहीं कर सकते हैं तुम लोग, चीज देखो, प्रेम अगर आसानी से मिलता है उसका कोई नाम लेता है? प्रेम का मिलन अगर जब कठिनाइयों से हो, और कठिनाइयों के बावजूद भी अगर मिलन ना हो और तुम उसके प्रति समर्पित हो, तभी इतिहास में तुमको जगह मिलता है। तुम रुक्मणी कृष्णा का भी नाम सुना होगा, तुम राधे कृष्णा का भी नाम सुना होगा, ठीक है। राधा रुक्मणी कौन है? कृष्ण जी की पत्नी। हाँ, खतरनाक जानाई। हाँ, ये चीज बात देखो, तो रुक्मणी कौन है? कृष्ण जी की पत्नी। और राधा कौन है पता है? कृष्ण जी की प्रेम में पागल होने वाली एक प्रेमी, ठीक है। और नाम हम लोग किसका लेते हैं? रुक्मणी कृष्णा कि राधे कृष्णा? तो जब तक तुम किसी चीज के प्रति पागल नहीं होगा इतिहास में तुमको जगह नहीं होगा। अब वो वाला पागल नहीं कि तुमको कांके लेके जाना पड़ेगा, पागल इन द सेंस समर्पित अपना लक्ष्य के पीछे। वो लक्ष्य तुम्हारा नौकरी हो सकता है, वो लक्ष्य तुम्हारा पढ़ाई हो सकता है, वो लक्ष्य तुम्हारा देश के प्रति सेवा हो सकता है। तो ये सेवा के प्रति अपना समर्पित रहो, पागल रहो, तभी तुम कहलाओगे राधा। समझ में आ रहा है ना? अब प्रेम का मतलब ये थोड़ी होता है कि भाग के ब्याह कर लिए, ले हो गया प्रेम। वो प्रेम नहीं चाहिए। प्रेम का मतलब होता है दुनिया से लड़ के अपने आप को साबित करके, चाहे दुनिया तुमको जितना भी प्रताड़ित करे, है ना, अपना मंजिल से एकदम टस न मस होना और लड़ के सबको साबित करके, अपने आप को साबित करके तब हासिल करना, तब उसको प्रेम कहते हैं, है ना। इन्हें कि मम्मी नहीं मान रही है, पापा मना कि चलो भाग जाते हैं, वो नहीं, वो घटना ठीक नहीं है, ठीक है। अगर तुम्हारे अंदर क्षमता है, अगर तुम गलत नहीं हो, तो इतना बता देते हैं कि सच के सामने दुनिया झुकती है और झुकाने वाला चाहिए। हाँ, लेकिन तुम्हारा जो है ये जो आत्मविश्वास और जो समर्पण है वो एकदम समर्पित होना चाहिए। ये नहीं कि मतलब मौका परस्त, मौकाटेरियन नहीं कि आज हम किसी के प्रति पागल हैं, ठीक है, और कल उसका दिन थोड़ा ऊपर नीचे हो गया उसको छोड़ के थोड़ा सा वैभव वाला हमको मिल गया उधर निकल जाए, वैसा नहीं। अडिग होना चाहिए, सुख दुख मैंने नॉन रोटी खाएंगे, इन जिंदगी खुशी खुशी बिताएंगे और तेरे साथ ही बिताएंगे, ये वाला भावना होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? अब वो यही कि नुक छुप के, है ना, किसी पे किसी का भी वाइफ, कोई भी लड़की हो या लड़का हो, किसी का माँ बाप अगर उसके पीछे एग्री नहीं होता है, सहमति नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है कि तुम्हारे लिए वो नहीं सोचता है, तुम्हारा भविष्य के लिए ही सोचा जाता है ना। किसी के मम्मी पापा अपना बेटा और बेटी के लिए बुरा नहीं सोचते हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर क्षमता नहीं है कि तुम अपने आप को सही साबित कर सको उनके पास, है ना। प्रेम का मतलब पानी पूरी और गाड़ी पर बैठ कर होय होय करने से नहीं होता है ना। प्रेम बहुत शुद्ध वर्ड है बाबू, और उसको निभाना सबके बस का बात नहीं है। खून के आंसू रोना पड़ता है, लेकिन दुनिया को समझ में नहीं आता है कि प्रेम क्या चीज होता है ना। नाम प्रेम है, दर्द बहुत है, और उस दर्द को झेलते हुए जो उसको निभा दिया, इतिहास उसी को जगह देता है, ठीक है। इसीलिए समर्पित होना बहुत जरूरी है। हुई पानी पूरी वाला तो बहुत मिलेगा, यहाँ खिलागा वहाँ खिलागा, ये रेस्टोरेंट वो रेस्टोरेंट होते रहेगा, और वही प्रेम को माई बाबूजी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है। जो हुई चूंकि वो लक्षण पूरा समाज में, पूरा शहर में दिख जाता है, ये दोनों का नौटंकी क्या है, जिससे बाप माई को लगता है कि अगर कुछ हुआ तो नक कट जाएगा, इसीलिए पकड़ो कोई बेरोजगार लड़का उससे जल्दी ब्याह करके निपटाओ, है कि नहीं? हाँ, तो ये सब चीज ध्यान रखना। तो ये किसके प्रति समर्पित है? अपना मस्तानी के पीछे समर्पित है। एक
पेशवा होते हुए भी पूरा मराठा से बगावत कर दिया, किसके लिए? मस्तानी के लिए। समझ में आ रहा है ना? इनकी इनकी वाइफ थी, नाम था काशीबाई, ठीक है। अब वो व्यवहार से बहुत समर्पित थी इनके प्रति भी, लेकिन प्रेम किया थोड़ी जाता है, प्रेम तो हो जाता है। इतना अनुभव तो तुम लोग को है ना। चलो, तो ये किसके प्रति समर्पित है? मस्तानी के पीछे। 1737 वाला आक्रमण समझ में आ गया। दिल्ली पर आक्रमण करते हैं, समझ में आ रहा है ना? क्या करते हैं? दिल्ली पर आक्रमण करते हैं। इसके लिए मोहम्मद शाह रंगीला को बढ़िया से कमजोर करके नादिर शाह जब आता है तो भयानक दिल्ली को लूटता है, और दिल्ली से लूट के मैंने मयूर सिंहासन भी लेके निपट जाता है। तो तुमसे कभी कभी ये भी सवाल बनता है कि अंतिम मुगल बादशाह कौन था जो मयूर सिंहासन पर बैठा था? तो मोहम्मद शाह रंगीला। कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है। क्यों? क्योंकि मोहम्मद शाह रंगीला के बाद नादिर शाह क्या किया? वो सिंहासन में लूट के कहां ले चल गया? ईरान लेके चला गया। और वही सिंहासन में लगल था कोहिनूर हीरा, ठीक है। तो कोहिनूर हीरा कहां चल गया? ईरान चल गया। हालांकि अभी हम मुगल नहीं पढ़ा रहे हैं ना, तो मुगल का चर्चा करेंगे कि मराठा का? तो मराठा का ना करेंगे। तो अब बस तुमको घटना घटा दिए। तो 39 में आक्रमण करता है, और जब मदद के लिए बुलाता है बाजीराव को, तो बाजीराव नहीं जाते। क्यों? कि बाजीराव जानते हैं कि मुगल जितना कमजोर होगा मराठा उतना मजबूत होगा। कोई दिक्कत? अब देखो, बाजीराव तो बहुत सारे युद्ध वगैरह जीत ही रहे थे, है ना, साम्राज्य विस्तार कर ही रहे थे, लेकिन इनका भी क्या होता है? 1740 ईस्वी में इनका भी मृत्यु हो जाता है। क्या होता है? हाँ, 1740 में जब इनका मृत्यु होता है तो इन्हीं का बेटा, नाम है बालाजी बाजीराव। क्या है? बालाजी बाजीराव। दादाजी का बालाजी, बाबूजी का बाजीराव, दोनों मिला के बन गया बालाजी। हाँ, बालाजी बाजीराव, ठीक है। अच्छा नहीं लग रहा है? नींद लग रहा है? ध्यान से सुनो इसको, ठीक है। बालाजी बाजीराव गद्दी पर तो बैठ गए, है ना। ये भी एक बहुत, मैंने एक तो समझो कि कठोर शासक भी बोल सकते हो, योग्य शासक भी बोल सकते हो। थोड़ा सा इनका नाम थोड़ा सा खराब इसलिए हो जाता है क्योंकि ये मस्तानी को कैदी कर लिए थे। क्या कर लिए थे? मस्तानी। इनकी जो वाइफ थी ना, है ना, उसको ये कैदी कर लिए थे। समझ में आया? कौन? बालाजी बाजीराव। हालांकि ये भी अपना साम्राज्य विस्तार करने में बहुत मदद किए, और कटक से लेकर अटक तक झंडा फहराने में इनका भी बहुत बड़ा योगदान था, है ना। ऐसा माना जाता है कि मराठा साम्राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल विस्तार बालाजी बाजीराव के समय में ही हुआ था, ठीक है। जैसे कि तुमको पढ़ाए थे बाजीराव के बारे में कि बाजीराव युद्ध करने से पहले, आक्रमण करने से पहले ही यहाँ पे एक संधि करवाए थे। उस संधि का नाम था मुंशी शिवगांव की संधि। ये जाके भी सबसे पहले उसी से संधि करते हैं। ये जाते हैं अपना सैनिक तनिक लेके, बोला कहाँ है निजाम? निजाम आया, क्या हुआ? बोलिए। बोला तुम निकलो यहाँ से। बोला कहा है? बोला आपके बाबूजी पहले आए थे, हमसे संधि करके गए, मुंशी शिवगांव की संधि। देखिए मेरे पास कागज है, इसमें कहीं आक्रमण वगैरह नहीं करेंगे। आप काहे हमको परेशान कर रहे हैं? बोला परेशान, निकल यहाँ से। अब निजाम बिना गुठली का आम होने का समय तुम्हारा आ गया। समझ में आया? ये क्या किए? निजाम को झलकी का एक संधि करवाए। क्या करवाए? जोर से बोलो। झलकी का एक संधि। झलकी का संधि में ये बोला गया कि अब जो है हैदराबाद किसका अंग हो गया? हाँ, मराठा का अंग हो गया। समझ में आ रहा है ना? अब हैदराबाद पर किसका अधिकार होगा? मराठा का अधिकार होगा। और निजाम को बिना गुठली का आम कर दिए। समझ में आ रहा है? हैदराबाद का सत्ता उसके हाथ से ले लिए। कौन? बालाजी बाजीराव, ठीक है। कौन सा संधि किए थे भाई साहब? तो ये किए थे झलकी का संधि। कौन सा संधि? झलकी का संधि। किसके साथ? तो ये हुआ बालाजी बाजीराव और हैदराबाद का निजाम के साथ, ठीक है। ये झलकी दिखा दिखा के ना सबसे साम्राज्य भी हड़प रहे थे। देखो, इस साम्राज्य हड़प लिए। अब यहाँ मृत्यु हो रहा है किसका? साहू जी का। साहू जी अपनी अंतिम अवस्था में है। अब इनका बेटा को बनाना था छत्रपति। इसका बेटा आया भाई छत्रपति बनने के लिए, निकलो पूरा साम्राज्य विस्तार करें हम लोग, खून बहाएं हम लोग, मलाई खाएगा तुम, कोई छत्रपति का पद नहीं रहेगा। क्या रहेगा? कोई छत्रपति का पद नहीं। सर्वे सर्वा कौन रहेगा? पेशवा। बोलो हर हर महादेव। अब यहाँ पे सर्वे सर्वा कौन हो गया भाई साहब? तो अब हो गए बालाजी बाजीराव। अंतिम छत्रपति कौन हो गए? साहू जी, ठीक है। बालाजी बाजीराव ये अभी अपना साम्राज्य विस्तार स्पीड से कर ही रहे थे। कर में धीरे धीरे अफगानिस्तान का बॉर्डर तक पहुंच ही गए थे, ठीक है। वहां खटक गया क्या? वहां खटक गया अहमद शाह अब्दाली। क्या खटा? अहमद शाह अब्दाली। उसको लगा कि अब मराठा को अगर नहीं रोकेंगे तो अब मराठा हमको जीने नहीं देगा, हो सकता है पूरा अफगानिस्तान कब्जा कर लेगा। और जिस रफ्तार से ये अपना क्षेत्रफल विस्तार कर रहे थे वो दिन दूर नहीं था जहां पे अफगानिस्तान के करेजा पर भी भगवा झंडा लहर जाता। समझ में आ रहा है ना? लेकिन यहाँ अहमद शाह अब्दाली एक्टिव हो गया।
और युद्ध का ऐलान हो गया यहाँ पे पानीपत में। कहाँ हो गया? पानीपत में, ठीक है। पानीपत में जब युद्ध का मैदान सज गया, ठीक है, तृतीय बैटल के लिए, पानीपत का तृतीय युद्ध सुनते हैं ना, 1761 ईस्वी में, यहाँ डेट भी लिख दें क्या, 1761 ईस्वी में पानीपत का, कौन सा युद्ध? पानीपत का ये बैटल तीसरा जो है वो शुरू हो जाता है, ठीक है। जब पानीपत का बैटल शुरू होता है तीसरा, तो ये जो लोकल राजा है ना, लोकल राजा, जैसे यहाँ बंगाल हो गया, इधर अवध हो गया है ना, इधर पानीपत हो गया, ये दिल्ली हो गया, तो यहाँ तो सबसे दुश्मनी लिए हुए थे कौन? बालाजी बाजीराव। अपना क्षेत्रफल जब फैला रहे थे तो लोकल समर्थन कोई करेगा? इसको नहीं करेगा। इधर से घुस गया कौन? अफगानिस्तान से अहमद शाह अब्दाली, है ना, तो इनका लोकल समर्थन नहीं मिलने के कारण इनके पास असद का सप्लाई, असद का मतलब गोला बारूद, खाना पीना, इसका सप्लाई बहुत बढ़िया तरीके से नहीं हो पाया, और उसी का फायदा उठाया कौन? अहमद शाह अब्दाली, और 1761 ईस्वी में बालाजी को हरा देता है। क्या करता है? बालाजी को हराता है। जब बालाजी को हरा देता है तो एक इतिहासकार है सिडनी ओवेन, क्या नाम है? सिडनी ओवेन। वो ये बोला था कि भारत पर अब किसका साम्राज्य स्थापित होगा ये तो पता नहीं है, लेकिन ये कंफर्म हो गया कि अब मुगल का साम्राज्य स्थापित नहीं होगा, संपूर्ण भारत पर अब मुगल का साम्राज्य स्थापित नहीं होगा, है ना। क्यों ये बात बोला? क्योंकि उस समय तीन जो संस्था था, एक मराठा साम्राज्य, एक मुगल साम्राज्य और एक ब्रिटिश साम्राज्य, ये तीनों अपना अपना क्षेत्र में काम कर रहा था। मराठा बहुत तेजी से फैल रहा था और ऐसा लग रहा था कि आने वाले कुछ समय में संपूर्ण भारत पर किसका कब्जा होगा? मराठा का ही होगा। क्यों? क्योंकि मुगल एकदम कमजोर था और ब्रिटिश अभी नया नया आइए ही रहा था, समझ में आ रहा है। लेकिन जब 1761 ईस्वी का युद्ध होता है तो ये बात का गवाह बन जाता है कि इस बात का कंफर्मेशन हो गया कि मराठा साम्राज्य का भारत में साम्राज्य स्थापित नहीं होगा, है ना। या तो अब अंग्रेज का होगा कि मुगल का होगा, ये आने वाले कल बताएगा। हालांकि मुगल तो अपना बहुत कमजोर स्थिति में है और अंग्रेज अपना षड्यंत्र कर करके बहुत आगे निकल रहा है। और महज 3 साल बाद 1757 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में लड़ाई होता है प्लासी का। लेकिन 1764 वाला जो युद्ध होता है उसमें अंग्रेजी सत्ता का नींव पूरा भारत में पड़ जाता है। तो अंग्रेज जब पढ़ाएंगे तो 1764 का बक्सर का युद्ध और 1757 का प्लासी का युद्ध भी डिस्कस करते हुए जाएंगे। अभी फिलहाल फोकस कहाँ रहना है? मराठा पर। कहाँ रहना है? मराठा पर, ठीक है। तो ये घटना समझ में आ गया। बाजीराव के बाद, बालाजी बाजीराव के बाद गद्दी पर कौन बैठता है भाई? तो गद्दी पर बैठता है माधव नारायण राव। कौन बैठता है? माधव नारायण राव। देखो ये 3 गो ट्रिक से बढ़िया से याद होता है। देखो 3 नाम लिख देते हैं तुम्हारा, माधव नारायण राव, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद होगा नारायण राव। क्या हो जाएगा? नारायण राव, ठीक है। उसके बाद माधव नारायण राव और ये खाली माधव राव। क्या हो जाएगा? माधव राव। देखो माधव नारायण राव, माधव हटा के नारायण राव, और खाली माधव आ गया, माधव राव, ठीक है। ये इसके बाद 3 गो छत्रपति के बारे में हमको ध्यान से देखना है, ठीक है। फिर लास्ट में आएगा बाजीराव द्वितीय। क्या आएगा? बाजीराव द्वितीय। उसके बाद हम लोग को मराठा के बारे में नहीं पढ़ना है, अंतिम उसी को पढ़ना है। कैसे कैसे पढ़ना है अभी समझाते हैं तुमको, एकदम प्यार से देखना है इस चीज को और यहाँ बारीकी से समझना है। देखो 1761 ईस्वी में इनका हार हो जाता है ना। अब गद्दी पर बैठेगा माधव नारायण राव, ठीक है। माधव नारायण राव जो है ये बहुत कुछ नहीं कर पाता है और इसका हत्या होता है। खाली सीरीज में हम लोग पढ़ना है, इसीलिए सीरीज में नाम लिख दे कि इनके बाद कौन आता है? माधव नारायण राव, फिर नारायण राव और आता है माधव राव। क्या आता है? माधव राव। यहाँ से थोड़ा बहुत हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? माधव राव के बारे में। कहा जाता है कि माधव राव भी अल्प आयु थे। क्या थे? अल्प आयु, ठीक है। माधव राव भी क्या थे? अल्प आयु थे। और माधव राव का अल्प आयु होने के कारण जो मराठा पेशवा है, जो मराठा साम्राज्य है, उसको चलाने के लिए एक 12 आदमी का संगठन बनाया गया। क्या बनाया गया? हाँ, उस संगठन का नाम था बार भाई। क्या नाम था? बार भाई, ठीक है। देखो इनका संगठन को चलाने के लिए जो था वो कौन था? बार भाई, ठीक है। बार भाई संगठन में कितना लोग था? 12 लोग था, ठीक है। उस 12 लोग में नाना फडणवीस और महादेव जी सिंधिया। कौन था? ठीक है, हाँ, ठीक है। 12 लोग में 2 नेता का नाम हमेशा आता है, ठीक है। एक सिंधिया का नाम आता है और एक फडणवीस का नाम आता है, ठीक है।
तो फडणवीस और सिंधिया ये दो व्यक्ति इसमें थे जो कि 12 भाई संगठन का बढ़िया से नेतृत्व करते थे, प्लान वगैरह बनाते थे। क्यों? क्योंकि माधवराव क्या थे, बहुत ही कम उम्र के व्यक्ति थे। ठीक है, माधवराव के बाद गद्दी पर बैठता है कौन, बाजीराव द्वितीय। ठीक है, बाजीराव द्वितीय जब आता है तो वहां पे आक्रमण होता है किसका, आक्रमण होता है तुम्हारा अंग्रेज का। ठीक है, अंग्रेज का आक्रमण होता है। क्यों? क्योंकि इसी के घर में एगो नौटंकी करने वाला था, घर का बैदी लंका ढाने वाला, नाम था रघुनाथ राव। क्या नाम था, रघुनाथ राव। ठीक है, रघुनाथ राव चाहता था कि माधवराव के बदली गद्दी पर कौन बैठ जाए, हम बैठ जाएं। ठीक है, और अंग्रेज के साथ जाके वो एक सूरत का संधि करता है। कौन, रघुनाथ राव। रघुनाथ राव बोलता है कि हमको पेशवा बना दिया जाए। ठीक है, क्या कहता है, हमको पेशवा बना दिया जाए, इसके लिए हम आपका समर्थन भी करेंगे। समझ में आ रहा है? तो सालसे नामक और बासिन नामक दो जगह था महाराष्ट्र में, सालसे और बासिन दो गांव अंग्रेज को गिफ्ट कर दिया। कौन, रघुनाथ राव। क्यों? वो चाहता था कि हम अंग्रेज के साथ मिल के माधवराव को अपदस्थ कर देंगे, उसके बाद पेशवा पद पर हम विराजमान हो जाएंगे। ठीक है, कौन चाहता था ये बात, रघुनाथ राव। रघुनाथ, जब देखो माधवराव गद्दी पर बैठा हुआ था ना, ये अल्पायु था, लेकिन इसी घर खानदान का एक व्यक्ति था, नाम था रघुनाथ राव। क्या नाम था, रघुनाथ राव। वो चाहता था ना कि गद्दी पर हम बैठ जाएं, क्या करें, गद्दी पर हम बैठ जाएं, जिस कारण वो क्या किया, अंग्रेज से हाथ मिला लिया। किससे, अंग्रेज से। और ये वाला एरिया है सूरत, क्या है, सूरत, यहाँ पे एक संधि करता है, सूरत का संधि। तो बोलेगा कि अंग्रेज और रघुनाथ राव के बीच में कौन संधि हुआ, सूरत का संधि हुआ। ठीक है, समझ में आ रहा है, किस लिए होता है, तो रघुनाथ राव कहता है कि आप हमको पेशवा बनाइए। ठीक है, उसके बदले में ना इस संधि में दुगो जमीन गिफ्ट करता है, दुगो गांव गिफ्ट करता है। वो गांव का नाम महाराष्ट्र का सालसे और वासीन। कौन गांव, सालसे और वासीन। ठीक है, समझ में आ रहा है, सालसे और वासीन नामक दो गांव सूरत संधि में गिफ्ट करता है किसको, अंग्रेज को। और अंग्रेज उसके कहने पर युद्ध भी करता है माधवराव के साथ, और उस युद्ध का नाम है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। क्या नाम है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। समझ में आ रहा है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में अगर हम जानकारी लेते हैं भाई साहब, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब होता है, तो 1778 से 1782 ईस्वी तक। कोई दिक्कत, ये है आंग्ल, आंग्ल का मतलब अंग्रेज होता है। ठीक है, आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है, प्रथम हो गया, 3 गो युद्ध होता है। इस युद्ध में क्या होता है, अंग्रेज जीतता है, लेकिन पैसा खा लेता है किससे, माधवराव से। अब पैसा खा के इसी को समर्थन देता है रघुनाथ राव, हरे कृष्णा हरे राम करते रहता है। क्यों? क्योंकि ये तो पेशवा है, ऑब्वियसली रघुनाथ राव से बेसी जगह जमीन पैसा होगा इसके पास, है ना। तो रघुनाथ राव से पैसा लेके अंग्रेज आक्रमण करता है किसके पर, माधवराव के पास। वो युद्ध कहलाता है आंग्ल मराठा प्रथम युद्ध। क्या कहता है, हाँ, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब होता है, 1778 से 1782 ईस्वी तक। ठीक है, इस युद्ध के बाद अंग्रेज क्या करता है, माधवराव को ही पेशवा घोषित करता है और समर्थन देता है पैसा खाकर। समझ में आया, कोई दिक्कत। तो रघुनाथ राव अब राधे कृष्णा राधे राम कर रहा है। ठीक है, उसके बाद देखो अंग्रेज दोबारा आक्रमण करता है 1803 में, और 1806 तक ये आक्रमण होता है। ये कहलाता है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। क्या करता है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है, अब यहाँ पे बैठा हुआ था बाजीराव द्वितीय। कौन बैठा हुआ था, बाजीराव द्वितीय। पेशवा कौन था, बाजीराव द्वितीय। माधवराव के बाद पेशवा कौन बन गया, बाजीराव द्वितीय। देखो लिख रहे हैं इधर उधर, फोटो खींच लेना बढ़िया से और प्यार से बाद में देख लेना। ठीक है, एकदम आराम से समझा रहे हैं, इस कहानी को बढ़िया से सुन लो। ठीक है, देखो 3 आंग्ल मराठा युद्ध होता है, कितना, 3। जब आंग्ल मराठा युद्ध पहला होता है तो 1778 से लेकर 82 तक चलता है, जिसमें अंग्रेज ही विजय होता है। और ये जो संधि होता है, मतलब युद्ध समाप्त कैसे होता है, तो युद्ध समाप्त होता है सालाबाही की संधि के द्वारा। क्या होता है, सालाबाही की संधि के द्वारा इस युद्ध को समाप्त किया जाता है। ठीक है, द्वितीय युद्ध होता है कब, 1803 से लेके 1806। उस समय गद्दी पर कौन रहता है, पेशवा का बाजीराव द्वितीय रहता है। कौन होता है, बाजीराव द्वितीय। ये भी हार जाते हैं। हारने के बाद यहाँ पे वसीन का संधि होता है। क्या होता है, वसीन। ठीक है, वसीन का संधि के साथ इस युद्ध को समाप्त किया जाता है, जिसमें अंग्रेज अपना वर्चस्व को कायम कर रहा होता है। ठीक है, कोई दिक्कत बस। अब एक तृतीय युद्ध भी होता है। क्या होता है, तृतीय युद्ध। ये वसीन की संधि का मतलब क्या होता है, देखो समझाते हैं। 1803 और 6 में जो युद्ध होता है ना, उस संपूर्ण मराठा पर कब्जा करने के लिए ही आक्रमण करता है अंग्रेज। ठीक है, तो अंग्रेज किसको आक्रमण करेगा, मराठा कब्जा करने के लिए, पेशवा के ऊपर। तो पेशवा, ये पुणे वाला क्षेत्र में पेशवा था। क्या था, पुणे वाला क्षेत्र में पेशवा था। समझ में आया,
लेकिन तुम लोग को क्लास में पहले भी पढ़ाए थे कि जिस समय साहू जी जिंदा थे उसी समय मराठा को 5 परिसंघ में बांट दिए थे। कितना परिसंघ में? 5 परिसंघ में। कौन कौन सा परिसंघ था? देखो, जो पुणे वाला जागीर को संभालता था उसका नाम था पेशवा। क्या नाम था? पेशवा।